खजाना ये हमको आगे से बढ़ाना है, इल्मे सेहत है ये, सेहत से अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम है। यूनानी तिब 13वीं से 17वीं सदी के बीच हिंदुस्तान में खूब फैली और पनपी। खिलजी, तुगलक और मुग़ल बादशाहों ने इसे ऊंचा ओहदा दिया, लेकिन ये सारा इल्म एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ज़ुबानी ही पहुँचता रहा, क्योंकि तमाम पुरानी इल्म की किताबें आम आदमी की पहुँच से दूर थीं। पिछले करीब 30-40 बरसों में एक बार फिर इसकी अहमियत की तरफ सबका ध्यान गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज के साइंटिफिक दौर में तहक़ीक़ और तजुर्बे को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि बिना रिसर्च के कोई भी साइंस अधूरी मानी जाती है। और आज के इस प्रोग्राम में हम यूनानी तिब में होने वाली मौजूदा रिसर्च की बात करेंगे। तो हमारे यूनानी लिटरेचर के अंदर जितना कुछ दर्ज है वो खुद एक बात तजर्बात की बात पर है, और यूनानी के क्लासिकल लिटरेचर के अंदर बाकायदा साइंसी तजर्बात के उसूल और उसके ज़वाबित बयान किए गए हैं, और जो कुछ दर्ज है वो साइंसी उसूल और ज़वाबित की रोशनी में ही है। अगर जो उस ज़माने में लेबॉर्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन उनका फोरसाइट और एक्सपेरिमेंटेशन इतना ज़बरदस्त था कि वो थ्योरी आज भी गलत साबित नहीं हो सकी। जैसे दौरान खून, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसको एक यूनानी फिजिशियन ने दरियाफ्त किया। कंसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन, इसको यूनानी वालों ने दरियाफ्त किया। हिस्ट्री टेकिंग यूनानी वालों से आई। इस वक्त तिब्बे यूनानी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो चीज़ें हमारे पास ज़ख़ीरे के तौर पे मौजूद हैं, उसको मंज़र आम पे लाने के लिए और दुनिया के हर जगह के रहने वाले इंसान तक पहुँचाने के लिए, उसको समझाने के लिए, ताकि वो उसको अपने तौर पे इस्तेमाल कर सके यकीन के साथ। उसमें साइंटिफिक पैरामीटर्स को इस्तेमाल करें और उन पे अपनी चीज़ों को जांचें और उनका साइंटिफिक वैलिडेशन करें, जिससे कि हर आदमी के लिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। यूनानी तिब को बढ़ावा देने के लिए कई इदारे खोले गए हैं, जहां तजुर्बों के साथ साथ इलाज भी किया जाता है और दवाइयाँ भी बनाई जाती है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका क़याम का मकसद तिब्ब यूनानी में रिसर्च है। काउंसिल ने अपने 30 साल में जो 4 प्रोग्राम तहकीक के चुने, उनमें बड़ा प्रोग्राम था क्लिनिकल रिसर्च का, यानी मुआलिजाती तहकीक का प्रोग्राम, जिसके तहत आम बीमारियों पर तिब्बी जो दवाएं हैं उनके फ़वाइद को बाकायदा साइंसी तरीके से क्लिनिकल यानी मतलब में उनकी टेस्टिंग की गई। वहाँ आज के मॉडर्न अंदाज पर ICMR गाइडलाइंस और WHO गाइडलाइंस के हिसाब से उसकी क्लिनिकल रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, ताकि दवाओं को जो है वैलिडेट किया जा सके। तजुर्बा करने का एक और मकसद है, वो है दवाइयों को मुस्तहकम करना, यानी स्टैंडर्डाइज करना। अभी तक लगभग 212 सिंगल ड्रग्स और 385 कंपाउंड ड्रग्स मुस्तहकम की जा चुकी हैं और कौमी सतह पर मुख्तलिफ जगहों पर काम चल रहा है। दूसरा प्रोग्राम जो है वो दवाओं की मेयार बंदी यानी स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल विभाग के अंतर्गत हम लोग सारे जड़ी बूटी, रॉ मटेरियल, इसका पूरा टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड हैं, जैसे यूनानी फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से फिजिको केमिकल टेस्टिंग, फार्माकोग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके आधार पर उसका परीक्षण किया जाता है। इस वक्त के दौर में ये मसला बहुत अहम हो गया है कि जो नबाती दवा हम जहाँ से हासिल करते हैं क्या वो असली है भी, और उसके इसलिए कि उस दवा के फ़ायदे का ताल्लुक उसके अंदर होने वाले अज्जा से है। अगर वो अज्जा उसके अंदर नहीं है तो दवा फ़ायदा नहीं करेगी। परीक्षण में जो ड्रग अगर ठीक आता है तो उसको हम स्वीकार करते हैं और उसको प्रोडक्शन में हम इशू कर देते हैं। प्रोडक्शन में इशू करने के बाद प्रोसेस का कार्य किया जाता है एज पर जो फार्माकोपिया, यूनानी फार्माकोपिया है। इन प्रोसेस टेस्टिंग के पश्चात फिनिश प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसको पैकिंग में जाने से पहले क्वालिटी कंट्रोल के अनुभवी विशेषज्ञ उसको नॉर्म के हिसाब से, GMP ISO नॉर्म के हिसाब से उसकी सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के उपरांत फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट, जैसे कि यूनानी फार्माकोपिया
जिसको UPI बोलते हैं। UPI के फार्माकोपियल रेफरेंस के हिसाब से उसकी फिजिको-केमिकल टेस्टिंग, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, एफ्लाटॉक्सिन, हैवी मेटल, फार्माकोलोजी, सारे पैरामीटर पे टेस्टिंग करी जाती है। ये काम हमारी यूनानी फार्माकोपिया जो दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, लेकिन पिछले चंद सालों से, काफ़ी अरसे से यूनानी काउंसिल उसमें ये काम हो रहा है। तो यूनानी काउंसिल इस सिलसिले में ये कर रही है कि जो मुफ्त अदविया हैं उनकी मेयारबंदी की जाए कि साहब अच्छी वाली मुफ्त दवा कैसी होती है, फिर उनका बनाने का तरीका यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स उसके क्या हों, यानी तरीक़े तैयारी की मेयारबंदी, उसके बाद करने के बाद उस तरीक़े तैयार को उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, कैसे की जाए, इस सिलसिले के मेयार होने चाहिए, क्या उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। इस सिलसिले में अब तक तकरीबन 300 मुफरद अदविया की मेयारबंदी का काम यूनानी काउंसिल कर चुकी है और तकरीबन 100 मुरक्कब दवाओं के जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, वो तैयार कर चुकी है। जो सिंगल और कंपाउंड ड्रग की मेयारबंदी हम लोग करते हैं उसको यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के 2 पार्ट्स के से छापते हैं। जैसे पार्ट 1 में सिंगल दवाएं होती हैं, पार्ट 2 में कंपाउंड दवाएं होती हैं। इन दवाओं को जब हम छापते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन होता है जो स्टेट अथॉरिटीज़ इसको रेगुलेट कर सकती हैं इन मेयारबंदी के हिसाब से। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो यूनानी इंडस्ट्री है वो यूनानी इंडस्ट्री इन स्टैंडर्ड्स को जिनको यूनानी काउंसिल ने डेवलप किया है इन स्टैंडर्ड्स को वो यूटिलाइज़ करेगी, जिसकी वजह से आवाम को मेयारी अदविया मिल पाएंगी। और ये काम शुरू हो गया है और इन स्टैंडर्ड्स का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया है, इसलिए कि ये सारी फार्माकोपिया जो यूनानी काउंसिल ने शाये की हैं वो सारी फार्माकोपिया पब्लिक डोमेन में है, आवाम भी इसको इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और यूनानी इंडस्ट्री भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकती है। साइंसी तहक़ीक़ के बाद ही किसी दवा को इंसानी ज़रूरत के लिए महफूज माना जा सकता है। आवाम तक पहुँचने से पहले किसी भी दवा को कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पूरी तसल्ली होने के बाद ही इसे बड़े पैमाने पर बनाया और फ़रोख्त किया जाता है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ जो कि जिनका इलाज अभी पूरी तरीके से कामयाब नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है या HIV इन्फेक्शन है, उसमें यूनानी दवाइयों को एज एन एडजुवेंट थेरेपी, सपोर्टिंग ड्रग्स के तौर पे हमने देना शुरू किया है उसमें, और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी उनके, हमारे इंकरेजिंग रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहा है। उसके साथ साथ हम दूसरा काम हम ये भी कर रहे हैं कि जो नए नए अमराज हैं और बाद ऐसे अमराज हैं पुराने जिनका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनका ट्रीटमेंट भी नए दवाएं नए फार्मूलेशंस के साथ करें। बहुत सारी जो क्लासिकल ड्रग्स थी जो यूनानी में मेंशन थी, उनका हमारे पास सेफ्टी डाटा नहीं था, जब जिनकी एफिकेसी हमें कंफर्म थी, तो काउंसिल ने उनका सेफ्टी डेटा भी जनरेट करना शुरू कर दिया है। नेशनल फार्मूलरी ऑफ यूनानी मेडिसन ये एक ऐसी किताब है जिसमें हमने क्लासिकल किताबों से कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेशंस को एक्सट्रैक्ट किया और उनको इस फॉर्म में छाप दिया। इसके 6 वॉल्यूम हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ दवा अभी तक जो है वो 1228 है, जिनकी मेयारबंदी का सिलसिला जारी है और जल्दी ही वो उनकी पूरी मेयारबंदी हो जाएगी और मंजर आम में आ जाएगी, पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी दवाइयाँ इंटरनेशनल गुणवत्ता की हों, जिसमें एक्सपोर्ट जो पोटेंशियल है उसको हम इनकेस कर सकें। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ने कुछ आम बीमारियों के इलाज में खासी तरक्की की है और कुछ जदीद बीमारियों के लिए तजुर्बा करीब पूरा हो गया है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सी लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियों पर भी हम यूनानी तिब के एतबार से काबू पा सकेंगे। इसमें अब तक हमने अच्छी खासी बड़ी तादाद 30 से ज़ायद ऐसी बीमारियों पर तहकीकात का काम किया है जिनमें हमें बाज़ बीमारियों पर बड़ी अच्छी लीड्स मिली हैं, बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। हमारे 4 क्लिनिकल ट्रायल्स जिनको हमने मल्टी सेंट्रिक लेवल पे शुरू किया, उसमें से पहली विटलिगो है, दूसरी हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये डिजीज़ हैं जिनको हमने मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल्स पे अपने ही सेंटर्स में शुरू किया गया। उनके अंदर सबसे अहम है बर्स, यानी जिस्म के ऊपर सफ़ेद दागों का होना। ये काम काउंसिल के मुख्तलिफ मराकिज़ पर हुआ है। ये स्किन का एक पिगमेंटेड डिसऑर्डर है, जो मेलानोसाइट्स स्किन में पाए जाती हैं। वो मेलानोसाइट्स आइदर बिकम डेड और बिकम इनएक्टिव, क्या तो वो मर जाते हैं या इनएक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन का जो कलर है वो नहीं आ पाता। बर्स जो है एक बलगमी बीमारी है
बर्स के इलाज के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे मुख्तलिफ फार्मूले चल रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो है पेशेंट को यहाँ एडमिट करते हैं। जो पेशेंट क्रॉनिक होते हैं, जिन पे कि फ़ायदा नहीं मिल पाता, उनको हम यहाँ पर एडमिट करते हैं ऊपर वार्ड में। उन मुंजिल थेरेपी देते हैं। मुंजिल थेरेपी इसका पीरियड 21 दिन से लेके और 1 महीने तक हो सकता है। मुझे तो पता तो अभी चला 1 साल से दवाई चल रही थी, तो काफ़ी फ़र्क लगा। यहाँ आके ज़्यादा फ़र्क लगा। सुबह में सवेरा लगाने की दवाई देते हैं, काढ़ा पीने को देती। तो उन्होंने मेरा इलाज चालू कराया, मुझे 15 दिन हो गए। अल्लाह का शुक्र है, फ़र्क है मुझे। बर्स पे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन में काफ़ी काम हुआ है और जिन दवाओं को काउंसिल ने में अच्छे नताइज पाए गए हैं, उसमें यूनिम 001 और यूनिम 003 है। ये 2 दवाएं हैं, एक लोकल है जो लगाने के लिए है और एक दवा खाने के लिए है। यूनिम जो है वो दवा का कोड है जो पेटेंट हासिल होने के बाद डीकोड कर दिया जाता है ताकि, और उसका एक बाकायदा नाम रख दिया जाता है ताकि वो पब्लिक तक उस नाम से पहुंच सके। एक और बड़ा अच्छा काम किया है जिसमें यूनानी काउंसिल का अच्छा काम है, वो है वजिल मफासिल। वजिल मफासिल कहते हैं जोड़ों के दर्द को। तो काउंसिल के बहुत सारे मराकज़ में वजिल मफासिल यानी जोड़ों के दर्द के ऊपर काम हुआ है। बाद ऐसी दवाएं जो अंदरूनी इस्तेमाल की यानी मुंह से खाई जाने वाली दवाएं, और बाद ऐसी दवाएं की जो मुकामी तौर से उसके सिलसिले में अच्छा हुआ है। इस सिलसिले में काउंसिल ने कुछ पब्लिकेशंस भी किए हैं। पहले सरकारी अस्पतालों में कई जगह दिखाया तो सब गठिया दवाएँ बताई उन्होंने, तो मैंने उनकी काफ़ी दवाई खाई मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। खा लो 2 दिन बाद फिर वही हाल, दर्द हाथ पैरों में। उठ जाओ तो बैठा नहीं जाता, बैठा जाओ तो उठा नहीं जाता। बहुत दिक्कत थी मुझे। तो मैंने जो है राम मनोहर लोहिया अस्पताल से दवाई ली उनसे। फिर वहाँ थोड़े दिन बाद खाने का उन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ हमारे हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ एडमिट हो जाइए। 1 महीने के लिए आपको रखेंगे और काढ़ा पिलाएंगे आपको और आपकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। मुझे 15 दिन हो गए और मैं अब आधे से ज़्यादा अपने आप को सही महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो है जो परेशानी जो कई सालों से जिल्लत झेल रहा था वो ख़त्म हो गई मेरी। अब मैं खुद अपने आप खड़ा हो जाता हूँ, अपने आप बैठ जाता हूँ। लेटरिन वगैरह भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हुकूमत के दखल से बहुत से तजुर्बे और तहकीक के काम चल रहे हैं ताकि हज़ारों साल पुरानी साइंस को एक बार फिर आज की साइंसी दुनिया के सामने एक नए सिरे से पेश किया जा सके। हम यहाँ पर फालिज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और हमारे पास बहुत जगह से और बल्कि दूसरे स्टेट से भी पेशेंट आते हैं जो बहुत क्रॉनिकली इल होते हैं, बहुत पुराने पेशेंट होते हैं। और हमने अपनी दवाओं के ज़रिए जो इलाज किया, हमने ये दिखाया कि तकरीबन 50% पेशेंट के अंदर 10 से लेकर के 50% उसको रिलीफ होता है। फिर उसके बाद में 30% पेशेंट को कम से कम 50% से भी ज़्यादा रिलीफ होता है। अचानक ऑटो में मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होकर रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई, L1 फ्रैक्चर हो गया था और हमारा सर्जरी कराए। सर्जरी कराने के बाद डॉक्टर बोला बिल्कुल तू चल नहीं सकता, व्हील चेयर में रहता करके। और यहाँ यूनानी मेडिसिन यहाँ के इलाज करने से मैं चल रहा हूँ सर। अभी इधर पहले ऐसी हालत में आया था मैं, यूरिन और मोशन कुछ भी पता नहीं चलता था। पीठ में पीछे रीढ़ की हड्डी पूरी मेरी ऐसा झुक गई थी। ऐसे ऐसे दवाएं लिखे कि वो रीढ़ की हड्डी पूरी मजबूत हुई सर का। दवाएं लिखे, इसको तेल में 1 चम्मच गरम करके लगाते थे, लगा के और वो एरंडी के पत्ते ही ना वो लगाते थे। वो लगाने से 3-4 महीने दवाई लगाते लगाते मैं उठने वाला हुआ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलने वाला हुआ। इधर की दवा खाने से मेरे को सब यूरिन मोशन का पता चला और उठना बैठना और चलना सब इधर आया ये दवाई खाने से। और मेरा इधर इलाज इधर 9 महीने 10 महीने चल के है सर। मसाज मालिश करती सर, एक्सरसाइज कराती, यूनानी में आके इलाज कराए तो जल्द से जल्द ठीक होके जाती सर। स्ट्रोक आया, स्ट्रोक में आई लॉस्ट माई स्पीच एंड पैरालाइज्ड लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग। इंटरनेट में मेरा बेटा देखा यूनानी हॉस्पिटल इधर ही है, बेंगलुरु में है। यूनानी हॉस्पिटल भी है इधर। यूनानी हॉस्पिटल न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए यूनानी हॉस्पिटल बहुत अच्छा होता है, इसलिए यू कैन गो एंड जॉइन देयर। एडवाइस दिया। 3 महीने हुआ इधर आने के बाद। ये 3 महीने में बहुत अच्छे डॉक्टर से इधर मिला है। न्यूरोलॉजी डॉक्टर्स भी है इधर और साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट भी है। सब लोग उनको
बहुत बहुत हेल्प कर दिया। 50% पेशेंट को हम काफ़ी फ़ायदा पहुंचा पाते हैं और इसके अलावा बहुत सारे 30% पेशेंट में 50% से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो हमारा ये यूनिक इलाज है, ये तनख़ीह तादील का इलाज है और ये जो है फालिजी के मरीज़ों में बहुत ही कारगर है। क्लिनिकल रिसर्च की अब का जो प्रोटोकॉल्स था वो शुरू में क्लासिकल टेक्स्ट को बेस करके बनाया गया, लेकिन बाद में उसमें जो WHO के पैरामीटर्स और इंटरनेशनल पैरामीटर्स थे उनको भी इंक्लूड किया गया, ताकि जो भी ड्रग हम डेवलप करें वो न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए मुफीद हो बल्कि उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल सके। इस सिलसिले में एक बात काबिल ज़िक्र यह है कि कौंसिल की जो बीमारियों की तहक़ीक़ मुख्तलिफ़ अमराज पर हो रही है, ये सिर्फ किसी एक शहर में नहीं हो रही है, बल्कि उन बीमारियाँ जहाँ ख़ास तौर पर होती हैं। मसलन हमारा अगर एलिफेंटियासिस यानी फील्पा की बीमारी पर तहक़ीक़ है तो चूँकि ये उड़ीसा में और बिहार में बहुत कॉमन है, इसलिए ये उड़ीसा और बिहार के सेंटर्स पर और मद्रास के सेंटर्स पर हो रही है। जो दवाएं पेटेंट हो चुकी हैं उनमें ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बर्स की दवाएं हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस या वजहुल मफासिल की दवाएं हैं, इल्तिहाब कबिद की दवाएं हैं और सोरियासिस की दवाएं हैं। ये दवाएं इनके बड़े अच्छे नताइज हासिल हुए हैं और इनको जो है काउंसिल डेवलप करने के बाद, पेटेंट होने के बाद इनको कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ज़रिए कराएगी ताकि ये दवाएँ पब्लिक तक पहुंच सकें। और अहम प्रोग्राम है वो है मोबाइल हेल्थ प्रोग्राम, मोबाइल क्लिनिक्स। ये बात काबिल ज़िक्र है कि कौंसिल के सेंटर्स बाद ऐसे इलाकों के अंदर भी है जहां आमतौर पे हेल्थ केयर का वजूद नहीं है। मोबाइल प्रोग्राम के अंदर हमारी जो मोबाइल वैन है वो क़ुर्ब जवार के इलाकों में 50 किलोमीटर्स के अंदर बाज़ दफ़ा उससे भी आगे जाते हैं और वहाँ पर किसी एक इलाके में जाकर वहाँ के लोगों की सेहती जो मसाइल हैं उनको देखते भी हैं और उसके साथ साथ वहाँ से हम मरीज़ों को ये रहनुमाई भी करते हैं कि वो करीब के सेंटर से इस सिलसिले में रुजू करें। चौथा तहकीकी प्रोग्राम काउंसिल का है, उसमें लिटरेरी रिसर्च का प्रोग्राम है जिसका मकसद जो है तिब की जो क्लासिकल किताबें हैं उनका तर्जुमा करना, यानी जो ओरिजिनल बुक्स हैं, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो माखज़ अरबी और फ़ारसी में है। इस वक्त की ज़बान और इस वक्त को आवाम के उस मालूमात को आवाम के करीब तक लाने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि उनको उर्दू में मुंतकिल किया जाए। चुनांचे यूनानी काउंसिल ने पिछले 30-35 साल के अंदर 25 से ज़ायद ऐसे माखज़ का तर्जुमा अरबी फ़ारसी के माखज़ का तर्जुमा उर्दू में किया है। 60 से ज़्यादा ऐसी किताबें कि जो नायाब थी, उन नायाब किताबों को दोबारा शाये किया है। हमारे असलाफ़ ने, हमारे सीनियर्स ने जो अपनी तहक़ीक़, अपने रिसर्च और अपनी मालूमात को किताबी शक्ल में जमा किया है वो बहुत कीमती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ज़ाय होने लगा। उसको महफूज करने के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन तक उसे पहुंचाने के लिए, ताकि वो बुज़ुर्गों के तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें और आगे के लिए नई राहें उसकी बुनियाद पर बना सकें, इस मकसद से काउंसिल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। इस प्रोग्राम के तहत काउंसिल ने हिंदुस्तान भर में जहाँ भी मखतूतात या मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश की और कलेक्ट करके अच्छा खासा सरमाया उन्होंने डिजिटाइज्ड फॉर्म में प्रिजर्व किया है। इसके अलावा जो हमारी यूनानी की फार्माकोपिया है उसको भी ई बुक में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा WHO के ताउन से एक बहुत अहम काम CCRUM ने किया है और वो ये है कि जो यूनानी इस्तिलाहात हैं जो तकरीबन 4000 से ज़्यादा हैं उनके इंग्लिश इक्विवेलेंट तलाश करके और उसे पब्लिश किया है, ताकि वो लोग जो उर्दू से नावाकिफ़ हैं, जो लोग उर्दू नहीं जानते, जो लोग अरबी नहीं जानते लेकिन तिब से किसी भी तरह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सहूलत हो। तो इस सिलसिले में स्टैंडर्ड यूनानी मेडिकल टर्म्स के नाम से काउंसिल की बुक एक इम्पॉर्टेंट कदम है। इसके अलावा आवाम तक यूनानी को पहुंचाने के लिए छोटे छोटे किताबचे, पम्फलेट और वो चीज़ें, इस किस्म के मालूमात जिससे यूनानी को आवाम तक पहुंचाया जा सके, ताकि लोगों को जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी बीमारियां होती हैं और जिनका बड़ी आसानी से इलाज किया जा सकता है, घरेलू अदविया के नाम से, होम रेमेडीज़ के नाम से, इस तरह से उसको डिफरेंट ज़बानों में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में काउंसिल ने शाये किया है। CCRUM का जो एक प्रोग्राम जो दवाई पौधों की काश्त और उनके जंगलात से सर्वे के बारे में है, उसके तहत जंगलात से हमारी टीमें जाती हैं और उसमें कोई हकीम भी होता है और जो इल्म नबातात के माहिर भी होते हैं, यानी बॉटनिस्ट होते हैं, और ये लोग जाके वहाँ पे ऐसे
पौधों के नमूने इकट्ठे करते हैं जो तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल होते हैं। कल्टीवेशन हम करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स का, जो हमारी रिसर्च मेडिसिन में ख़ासतौर से इस्तेमाल होती हैं। उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स जो इंडिया में नहीं होते, इंडिया से बाहर होते हैं, तो उसमें हम उसको कल्टीवेशन करने की कोशिश की और उसमें हमें सक्सेस मिली। एक प्लांट इजिप्शियन प्लांट है अत्रिलाल, जो हमारे यहाँ पे विटलिगो यानी बर्ड्स में इस्तेमाल होता है। तो ये हमने बड़े पैमाने पे कल्टीवेट किया अलीगढ़ और चेन्नई में। इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम ये है कि बाज़ दवाएं जो ख़त्म होती जा रही हैं उनको ख़त्म ना होने दिया जाए, बल्कि उनकी इस तरह से कल्टीवेशन किया जाए कि उनको प्रिजर्व किया जाए और साथ साथ बड़े पैमाने पर उनकी ज़राअत भी की जाए, उनकी खेती भी की जाए, जिससे कि आवाम के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाई जाए। इसके अलावा वहाँ रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, उनके पास जाके या उनको अपने कैंप पे लाके उनसे इंटरव्यू करते हैं कि वो उन प्लांट्स को अपने रोज़ाना के इस्तेमाल में किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से काउंसिल ने 12,000 इस तरह के अवामी दावे इकट्ठे किए कि जो तिब्बी पौधों या दवाई पौधों के बारे में या उनकी इफादियत के बारे में, और उसको बाकायदा 7 जिल्दों में उनको शाया किया है। उसके अलावा हमने फार्मर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ उनकी फार्मर्स मीट ऑर्गेनाइज़ की कि वो अपने दूसरी जो रेगुलर काश्त है उसके अलावा वो मेडिसिन प्लांट्स का कल्टीवेशन करें। यूनानी के एक्सपर्ट्स हैं, वो बाकायदा इस तरह की वर्कशॉप्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं किसानों के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और उनको किस तरह से दवाई पौधों की काश्त की जाए, उसकी क्या एग्रो टेक्निक्स हैं, वो सब बताते हैं। किसी भी साइंस की तरक्की तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वो अपने तजुर्बे और तहकीक को अपने इदारे की चारदीवारी से निकालकर दूसरों तक ना पहुंचाए। इसी तरक्की याफ्ता सोच की वजह से और तिब को बढ़ावा देने के ख्याल से बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी इदारात आजकल चल रहे हैं। काउंसिल का ये कोलैबोरेशन का जो प्रोग्राम है, वो काउंसिल दूसरे जो साइंसी इदारे हैं उन साइंसी इदारों से, चाहे वो साइंसी इदारे मालियाती तहकीक में काम करते हों जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, या वो इदारे वो हों जो स्टैंडर्डाइजेशन और मेयारबंदी में काम करते हों, जिसमें बहुत सारे इदारे हिंदुस्तान के हैं, उनसे कोलैबोरेट किया जाए। हुकूमत हिंद इसको बैनुल अक़वामी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशें कर रही है और दूसरे मुल्कों के साथ हमारे इश्तराक का काम भी जारी है। काउंसिल इस सिलसिले में इस किस्म की स्टडीज़ को, इस किस्म की रिसर्च स्टडीज़ को के मंसूबे बना रही है। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी अमल में आने वाली हैं। तो देखा आपने, आज के इस साइंसी दौर में तजुर्बे का एक अहम किरदार है और फ़ायदे नज़र आने की वजह से ज़्यादा लोग यूनानी तौर तरीक़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में मदद करती है बल्कि एक बेहतर सेहतमंद ज़िंदगी देने का वादा भी करती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे यूनानी मेडिसिन में तर्ज ज़िंदगी के मौके यानी कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। तो आप सभी को लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हम